हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में बच्चे हम यूपी पीएससी पॉली लेक्चरर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और ये होगा आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस करवाए थे, पीवाईक्यू सॉल्व करवाए थे, तो वहां पे हमने ये एनालाइज किया कि यूपी का क्वेश्चन जो है आपका मैंडेटरीली आएगा, है ना। अब किसी शिफ्ट में जो है आपका वो 1 आ सकता है, किसी शिफ्ट में जो है आपका वो 2 आ सकता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए ना, 2 से 3 हो जाए। तो यहाँ पे क्या है बच्चे कि हमें ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन कितने आएंगे, कि 3 ही क्वेश्चन तो आएंगे, छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में आपका जो पैटर्न है उसमें एक क्वेश्चन की कीमत जो है वो 3 नंबरों के बराबर है। ठीक है, तो अगर आप 3 नंबरों का छोड़ते हैं, अगर आप 3 क्वेश्चन सोच करके छोड़ते हैं, तो फिर जो है आपके बच्चे 9 नंबर का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है सॉरी, वो आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो वो गलती हमें नहीं करनी है, जितना हो सकता है हम कवर करेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा डीप में जो है आपको उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पढ़ना है ना। जो चीजें मैं आपको बेसिक करवा रही हूँ, इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश का इंट्रोडक्शन आपको करवाया था, उसी तरीके से जो है आज हम यूपी हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, उत्तर प्रदेश की स्थिति इससे पहले मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि यूपी जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, अब वो हर दृष्टिकोण से है, आप सामाजिक स्तर से देखिए, आप इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखिए, आप जो है पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखिए, तो हर दृष्टिकोण से जो है उत्तर प्रदेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टेट है। ठीक है, तो इसके जो इतिहास की कुछ चीजें थी, हिस्ट्री में कुछ आपकी चीजें थी, वो मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, तो उसे एक क्विक रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, हमने बच्चे इससे पहले जब यूपी के बारे में पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले सेशन में, तो वहां पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट जगहों का जो है मैंने आपको बताया था कि ये प्लेसेस जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। अब उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो है वहां की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हिस्टोरिक दृष्टिकोण से यानी कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे वो बच्चे आपके मैंने आपको बताए थे। तो वही चीजें एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेंगे कि हिस्ट्री में जो है आपका कहां से शुरुआत हुई है, उत्तर प्रदेश के इतिहास की जो चीजें हैं वो कहां कहां से मिली है, कौन कौन से हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उत्तर प्रदेश में, वो सारी की सारी चीजें हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक जगह का नाम आपको याद रखना है, ये जगह का नाम है बच्चे आपका प्रतापगढ़। ठीक है, लगभग 10,000 ईसा पूर्व प्रतापगढ़ में इंसानी खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे आ गया एक फैक्ट आपका कि आपको पूछा जाएगा इंसानी खोपड़ी के अवशेष कब कहां से मिले हैं, तो ये मिले हैं आपके प्रतापगढ़ से। ठीक है, फिर आपका आता है बच्चे पुरापाषाण युग, जिसे हम पैलियोलिथिक एरा कहते हैं इंग्लिश में। इसके जो एविडेंस हमें मिले हैं वो मिले हैं हमें कहां से, बेलन वैली यानी कि बेलन घाटी जो कि इलाहाबाद में है, सिंगरौली घाटी जो कि सोनभद्र जिले में आती है आज के टाइम पे, और ये जो है आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाउंड्री पे स्थित है। तो सिंगरौली वैली हो गई आपकी। उसके बाद में बच्चे आपका चकिया है जो कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो यहां से जो है इंसानी सभ्यता के सबूत मिले हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से आप याद कर ले, सबसे पहले आपको प्रतापगढ़ याद रखना है जहां से कि 10,000 ईसा पूर्व इंसानी खोपड़ी के सबूत मिले हैं। उसके बाद में पुरापाषाण युग की बात करें तो बेलन घाटी इलाहाबाद, सिंगरौली घाटी सोनभद्र, और उसके अलावा जो है आपका चकिया चंदौली। ठीक है, तो बेलन घाटी इलाहाबाद, सिंगरौली घाटी सोनभद्र और चकिया चंदौली, इन तीनों को आपको याद रखना है, ये है आपके पैलियोलिथिक एरा के। उसके बाद में आइए बच्चे अब करते हैं नवपाषाण युग की बात, नियोलिथिक एरा जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कहां कहां से मिले हैं, हमें मिर्जापुर याद रखना है, सोनभद्र याद रखना है, हमें बुंदेलखंड याद रखना है, सराय नाहर राय, आप लोगों को मैंने पहले बताया था प्रतापगढ़ में जो सराय नाहर राय है, यहाँ पे जो है औजार और हथियार मिले हैं नवपाषाण काल के। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हिस्टोरिक एविडेंस यूपी में इन जगहों से हमें प्राप्त हुए हैं, इसीलिए ये जगह जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहां से क्या मिला है। ठीक है, जो भी जगह, चाहे हम मिर्जापुर देख रहे हैं, हम सोनभद्र देख रहे हैं, बुंदेलखंड देख रहे हैं, तो यहां से हमें क्या पता चला है। तो सराय नाहर राय ये जो है आपका बच्चे प्रतापगढ़, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको जो है आपका एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, यूपी पीएससी के द्वारा, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। सराय नाहर राय, यहां से हमें नवपाषाण काल के क्या मिले हैं, औजार और हथियार मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे कृषि क्रांति आती है। अब यहां तक तो बच्चे आपका जो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारे एक तरीके से हमारे जो पूर्वज रहे है ना, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने यहाँ तक जो है आपका हथियारों का इस्तेमाल किया। हथियारों से जो है आपको क्या करते थे, शिकार करते थे, हंटिंग का काम जो है उनका बेसिकली था। उसके बाद में जो है आपका कृषि सभ्यता जो है आपके इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो वो जो है आपका किसानी करने लगते हैं, कृषि करने लगते हैं। तो एग्रीकल्चरल फेस में अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चरल फेस में आपका दुनिया में जो चावल की खेती
दुनिया में चावल की खेती के जो सबसे पहले साक्ष्य या फिर कह सकते हैं जो सबसे पुराने सबूत हैं, लगभग 8000-9000 ईसा पूर्व, वो मिले हैं आपका लाहुरा देवा। इस जगह को याद रखना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि यूपी के लिए, ये आपका बचे स्टैटिक जीके के लिए भी। जब आप इंडियन स्टैटिक जीके पढ़ते हैं ना, तो इंडियन स्टैटिक जीके के लिए भी आपका वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो लाहौर देवा से जो है आपके सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं। उसकी बात करते हैं बच्चे आपका हड़प्पा सभ्यता की, जब आपका जिसे हम एक कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है, इसमें आपको याद रखना है सिंधु घाटी की सभ्यता भी हम इसे नाम देते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, ये जो आपके बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स मिले हैं, वो है इस सभ्यता की सबसे पूर्वी साइट, ठीक है, जिसका नाम है आपका आलमगीरपुर। आप लोगों को मैंने नेक्स्ट में दिखाया था, आलमगीरपुर जो है आपका पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी जगह है, सबसे पूर्वी साइट है। तो आलमगीरपुर आपको याद रखना है। साथ ही जो है आपका मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, यहाँ पे भी कुछ जो है आपकी कलाकृतियां मिली हुई हैं, जो कि इस बात को जो है आपका दर्शाती है कि इस वक्त जो आपका सिविलाइजेशन रहा होगा, अर्बनाइजेशन रहा होगा, उसके जो है आपके ये भी पार्ट रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है बच्चे, मेरठ रखना है, सहारनपुर आपको याद रखना है, आलमगीरपुर याद रखना है, इस एरा की चीजें हैं ये, ठीक है। तो ये जो है आपका एक क्विक रिवाइज हमने कर लिया कि कहां कहां पे कौन कौन सी जगह जो है आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा इतिहास से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम वैदिक काल की बात करते हैं, ठीक है। ऋग्वेदिक काल या फिर आपका उत्तर वैदिक काल, इस टाइम के जो साक्ष्य है वो कैसे जो है आपके उत्तर प्रदेश में मिले हैं। उस समय जो है आपका यूपी को क्या कहा जाता था, यूपी जो है आपका किस तरीके के स्ट्रक्चर में उस समय रहा होगा। तो सबसे पहले बच्चे आपका अगर हम बात करें जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड के दौरान जो यूपी था ना, इसे जो है आपका ब्रह्म ऋषि देश या फिर मध्य देश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये जो है आपका बौद्धिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र था, है ना। नाम से आप लोगों को थोड़ा सा एक वो आ रहा होगा इसमें कि ब्रह्म ऋषि कहा जा रहा है, ठीक है। ब्रह्म ऋषि देश जो है आपको ऐसे कहा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे क्या हुए बच्चे, यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे ऋषि हुए जिन्होंने की यहाँ पे जो है आपका तपस्या करी, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, मध्य देश है, ठीक है। तो ये जो है आपका मध्य देशीय संस्कृति का जन्म स्थान भी इसे कहा जाता है, ठीक है, या फिर इसे ब्रह्म ऋषि देश भी कहा जाता है, इसे मध्य देश भी कहा जाता है। तो ये टाइम, ये जो आपकी बात हो रही है, ये बात हो रही है वैदिक पीरियड की। और वैदिक पीरियड जो है भारत में कब शुरू हुआ, जब भारत में आर्यों के द्वारा एंटर किया गया, ठीक है। भारत में जो बच्चे आर्य आए थे ना बाहर से, उनके द्वारा जो है वैदिक सभ्यता स्थापित की गई। मतलब कि आज के नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखेंगे, यूपी देखें, बिहार देखें, तो यहाँ पे जो लोग हैं उनके जो पूर्वज हैं वो आर्य हैं, ठीक है। तो आर्यों के द्वारा एंट्री के बाद में यहाँ पे वैदिक काल की शुरुआत होती है। और उसी काल में जो है आपका हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसे जो है आपका मध्य देश का नाम दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मध्य देश सिर्फ यूपी की बात हो रही है क्या? नहीं बच्चे, ठीक है। मध्य देश ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी है, मध्य देश में आपके जो है बहुत सारी और भी स्टेट, आज की अगर मैं बात करूं जैसे बिहार आपका उसी में आ जाता है, ठीक है। आपका जो है यूपी आ गया, साथ में जो है आपका पंजाब आ गया। तो इस तरीके से जो है आपके अलग अलग स्टेट भी आपके वहां पे आते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ अभी हम उत्तर प्रदेश का ही मतलब बेसिकली सिर्फ आज के उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बहुत सारी जो है आपकी और भी चीजें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। अगला है महान ऋषियों की भूमि जो है आपका इसे कहा जाता था। यहाँ पे अगर आप देखिए वैदिक काल में तो आपके यह भूमि जो है आपका भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, वाल्मीकि, ठीक है, इन ऋषियों के जैसे जो महान ऋषि रहे उनकी तपस्या की भूमि थी, तपोभूमि थी, ठीक है। इसीलिए जो है इसे ब्रह्म ऋषि देश भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस बच्चे आपका वैदिक पीरियड में इस तरीके से रहा। उसके बाद जो है आपका एक पीरियड आता है जिसे हम कहते हैं महाभारत काल, ठीक है, या फिर इसे जो है आपका महाकाव्यों का काल जो है आपका कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंडिया की एपिक में कहाँ से जो है आपका यूपी का संबंध, तो सबसे पहले बच्चे आपका आप लोग देख रहे होंगे अयोध्या का राम मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है आपके जो रामायण है ना, और महाभारत में बहुत सारी चीजें जो है आपकी यहाँ से रिलेटेड है। तो अगर हम इस काल की बात करें, एपिक के एरा की बात करें, तो वहां पे आपका सबसे पहले तो बच्चे आपके दो महान काव्यों में है ना, कहानियों में जो है इससे दोनों ही जो महाकाव्य है आपके महाभारत हो गए, रामायण हो गए, दोनों का ही संबंध जो है आपका यूपी से रहा, ठीक है। सबसे पहले अगर रामायण की बात करते हैं तो भगवान राम की जन्मभूमि जो है आपका अयोध्या के इर्द गिर्द बताई गई है ना। आज के डेट में जो है वहां पे आपका एक टेम्पल भी है। तो ये हो गया आपका
आपका रामायण का साक्ष्य है। उसके बाद जो है आपका महाभारत से अगर लिंक की बात करें तो पूरी की पूरी जो आपकी कहानी है बच्चे महाभारत की, है ना, वो कौन से क्षेत्र की या फिर कौन से एक तरीके से कौन से उसकी बात हो रही है, कौन से जगह की बात हो रही है, कौन से साम्राज्य की बात हो रही है, उसमें हस्तिनापुर, है ना। तो हस्तिनापुर के ही जो है आपके राजा थे, पांडव भी कौरवास भी, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि हस्तिनापुर राज्य जो है आपका ये आज का यूपी ही है, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आपके दोनों ही हमारे जो एपिक है, रामायण भी और महाभारत भी, दोनों से ही आपका लिंक है यूपी का, ठीक है। और किस किस तरीके का लिंक है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक तो पूरी की पूरी कहानी ही जो है आपकी, यानी कि जो महाभारत है वो पूरा का पूरा हस्तिनापुर पे ही आधारित है। और दूसरा जो है आपका जो भगवान राम थे, माना जाता है उनका जन्म जो है आपका अयोध्या में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका एपिकेरा में ये चीजें जो है हमें याद रखनी है। उसके बाद बच्चे हम आते हैं इस क्षेत्र को, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जब आर्य भारत में आए थे उन्होंने जो है आपका वैदिक सभ्यता की शुरुआत करी थी, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता का जो सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि विकास जो हुआ ना वो इसी क्षेत्र में हुआ। उसके पीछे बहुत सारे रीजन भी थे। एक तो उनको पीछे यहाँ पे सेफ्टी, सुरक्षा का एहसास होता था, है ना। तो वो जो है आपका क्योंकि यहाँ पे गंगा और यमुना का जो है आपका दोआब है तो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड यहाँ पे उनको मिल गई, ठीक है। दूसरा जो है आपका उत्तर की तरफ में जो है आपका हिमालय है, तो एक तरीके से सिक्योरिटी जो है उनको मिल गई, है ना। तो हिमालय के पाद पे, है ना, हिमालय के जो है आपका बिल्कुल बेस पे जो है उन्होंने रहना बसना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो बच्चे आपका जगह है उनको जो है आपका आर्यों का हृदय स्थल भी कहा जाता था, ठीक है। द आर्यन हार्टलैंड भी जो है इस जगह को कहा जाता था। शुरुआती जो आर्य थे वो गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदानों में बस गए, जिससे कि यह आर्यव्रत का हृदय बन गया, है ना। बाद में जो है आप लोगों ने ये क्वेश्चन तो पढ़ा होगा कि भारत का जो पुराना नाम है वो आर्यव्रत है ना। तो आर्यव्रत नाम बच्चे कैसे पड़ा, क्योंकि आर्यों के द्वारा जो है इस जगह पे रहना बसना शुरू कर दिया गया, ठीक है। और आर्य जो है आपके वो भारत से नहीं थे मूलतः, है ना, वो बाहर से आए थे। तो ये जो है आपको याद रखना है कि आर्यव्रत की जो कहानी है वो यहीं से शुरू होती है, मतलब कि हमारा जो आज का यूपी है ना। अब जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ यूपी नहीं, अगर हम कहें कि गंगा और यमुना का मैदान, तो गंगा तो जो है आपकी उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद में जो है आपका उत्तर प्रदेश में, फिर आपका जो है बिहार में आती है, फिर झारखंड में आती है, फिर आपका पश्चिम बंगाल में आती है ना। तो शुरुआत में जो है उन्होंने ये जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है यहाँ पे रहना बसना स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 जो है आपका वो जो गंगा के साथ साथ में जो लैंड उनको मिलती गई वहां पर जो उन्होंने अपना विकास या फिर कह सकते हैं कि अपना विस्तार करना शुरू करा, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्र को जो है आपका फिर आर्यव्रत नाम दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपका आर्यव्रत की शुरुआत होती है। उसके बाद आ जाते हैं जब आपके ऋग्वेदिक काल जो है आपका आ गया, है ना। ऋग्वेदिक काल आया, फिर आपका उत्तर वेदिक काल आया। उसके बाद में बच्चे आप क्या हमारे देश में हम कहेंगे कि जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो जो है आपके स्टार्ट हो जाती है ना। क्योंकि उसके बाद जो है लोग इधर उधर घूमते नहीं थे। पहले तो बहुत हद तक जो है आपका लोगों का स्थायी निवास नहीं होता था, एक ही जगह जो है उनका परमानेंट ठौर नहीं होता था, वो जो है आपका घूमते रहते थे, घुमंतु होते थे। उसके बाद जब उनको लगा कि हाँ ये वाली जगह जो है आपकी रहने लायक है, तो उन्होंने जो है आपका स्थायी निवास यहाँ पे बनाने शुरू कर दिया, ठीक है। अब शुरू में क्या हुआ कि जब आपकी मानव बस्तियां बनने लगी, है ना, जब आपकी मानव बस्तियां बनने लगी तो उनको जो है आपका छोटे छोटे वो पहले जो है आपके वो कबीले बनते थे, है ना। जो भी आपके आर्य थे उन्होंने जो है आपका कबीलों का निर्माण किया, है ना। और कबीलों में जो है आपका उनके पास खूब सारी गायें होती थी, तो वो कबीले जो है आपके बनते गए। फिर आपका क्या हुआ कि कबीलों को मिलाकर के जो है आपका एक जन बना, ठीक है। फिर जन से जो है आपका एक जनपद बना, और फिर जनपद से बहुत सारे जनपदों को मिलाकर के जो है आपका एक महाजनपद बना, ठीक है। तब आता है आपका महाजनपद का काल। तो महाजनपद पीरियड में अगर हम देखेंगे बच्चे, तो महाजनपद पीरियड के कौन कौन से जो है आपके ऐसी जगह थी, कौन कौन से जो है आपके ऐसे नगर थे जो कि उत्तर प्रदेश में थे। तो अगर हम महाजनपदों का युग की बात करें, ये कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है बच्चे, ये जो है आपकी 6th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, महाजनपदों का युग इसे कहा जाता है। तो इस वक्त जो है आपका जो 16 शक्तिशाली नगर राज्य, ठीक है, उसमें आपके बच्चे क्या है कि हमारे जो महाजनपद थे ना, टोटल भारत में जो है आपके ये टोटल 16 महाजनपद थे ना, उसमें से जो 8 महाजनपद थे ना वो जो है आपके यूपी में थे। उत्तर प्रदेश में जो है आपके उनमें से 8 महाजनपदों का घर था। तो कौन कौन से महाजनपद थे जो कि आपके यूपी में थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में थे। अगर यहाँ पे देखेंगे, कुरु है, सूरसेन है, पांचाल है, छेदी है, आपका काशी है, आपका वत्स है, कौशल है और आपका मल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका आप बिल्कुल सेंटर में देखिए बच्चे ना, ये जो है उस समय का आपका उत्तर प्रदेश है। कुरु है, आपका मत्स्य है, ठीक है, आपका पंचाल
पंचाल है, वत्स है, ठीक है, आपका कौशल है, मल है। तो इस तरीके से जो है ये वाला जो आपका, ये वाली जो आपकी बचे जगह है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनमें से जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8 जो आपके जनपद थे वो जो है आपके उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है। तो इनको भी बच्चे आपको याद रखना है। तो इनकी जो लिस्ट है इसको थोड़ा सा ख्याल करिएगा। आपका कुरु है, सूरसेन, पंचाल, छेदी, काशी, वत्स, कौशल, मल, है ना, ये सारे के सारे जो है आपके 8 जनपद थे जो कि आपके आज के यूपी में आते हैं, है ना। बाकियों को अगर आप देखेंगे, जैसे कि आपका नीचे है असक, ये आपका बहुत नीचे है बच्चे, वहां पे देखिए आप उधर पूरब की तरफ जो है आपका अंग है ना, तो ये जो है आपके यूपी से अलग है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश यानी कि जैसे हम आर्यव्रत कह रहे हैं, उसमें जो आपके महाजनपद हुए उनका नाम आपको याद रखना है। तो ये जो है आपका महाजनपदों का युग है, जहां पर कि इन सारे जो है आपके जनपदों का विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद में बच्चे आपका यही जो महाजनपद है, फिर बाकी बाद में क्या होता है कि इन्हीं महाजनपदों में आपस में क्या होने लगती है, एक तरीके से सत्ता के लिए फिर जो आपका मगध है, मगध वाले क्षेत्र के लिए जो है आपका लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो है आपका अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग जो डायनेस्टीज हैं, अलग अलग जो वंश हैं, उनके द्वारा जो है आपका शासन किया जाता है, ठीक है। उनके द्वारा शासन स्टार्ट होता है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो 3 जो है आपके प्रमुख शक्तियां रहती हैं जो कि मगध के टाइम पीरियड पे या फिर आपका मगध पे जो है आपको रूल करती हैं। सबसे पहला अगर हम देखेंगे मौर्य अंपायर के बारे में, तो मौर्य अंपायर से बच्चे हमें क्या क्या याद रखना है। देखो, मौर्य साम्राज्य का एकीकरण लगभग जो है आपका 322 या फिर 185 ईसा पूर्व में आपका हुआ था। सम्राट अशोक ने उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया था, ना। तो मौर्य साम्राज्य में जो है आपका ये चीजें आपको याद रखनी है कि आपका अशोक के द्वारा, क्योंकि बच्चे अशोक जो है आपका वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो उसके द्वारा जो है यूपी को एक तरीके से, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक सेंटर के रूप में जो है आपका बनाया गया, ठीक है। आप लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में भी पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो था आपका सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में उसने गौतम बुद्ध के द्वारा जो है पहला उपदेश दिया था। तो ऑलरेडी जो है आपका इसकी इंपॉर्टेंस आप उत्तर प्रदेश को देखें तो बहुत इंपॉर्टेंस जो है आपका ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड रखता है, ठीक है। तो इसी कारण जो है अशोक के द्वारा क्या किया गया, इसको जो है आपका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया गया। उसके अलावा उसके शासनकाल में कला और वास्तुकला अपने चरम पे थी। राज्य भर में बहुत सारे स्तूप बनाए गए, बहुत सारे स्तंभ बनाए गए, ठीक है। और उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो है आपका वो है सारनाथ का स्तंभ, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका कुषाण की बात करते हैं। तो कुषाणों ने मध्य एशिया तक फैला एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें कि यूपी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश जो है आपका एक प्रमुख क्षेत्र रहा, ठीक है। और इसका जो है अगर हम इस टाइम पीरियड पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है आपका मथुरा, कौन सी ज्यादा फेमस चीज है बच्चे, अगर कुषाण वंश के दौर में हम देखेंगे तो मथुरा को जो है आपका एक सेंटर, प्रमुख कलात्मक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में जो है इन्होंने स्टैब्लिश करा। और इसी दौरान जो है आपका मथुरा कला शैली, ठीक है, मथुरा कला शैली कनिष्क जैसे शासकों के अधीन अपने स्वर्ण युग में पहुंची, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कुषाणों के काल में जो है आपका मथुरा, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चे आपका गुप्त काल। गुप्त काल के टाइम पीरियड पे अगर हम कहेंगे तो गुप्त काल को जो है आपका स्वर्णिम युग कहा जाता है पूरे भारत के इतिहास का, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जो है बहुत सारा साहित्य जो है आपका रचा गया है ना, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर जो है ना वो उसमें जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी इस दौरान, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसे आपका स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों के अधीन में इस क्षेत्र में हिंदू कला और संस्कृति का काफी विकास हुआ, ठीक है। गुप्त काल में ही पहली बार जो है आपका हिंदुओं की मंदिर बनना स्टार्ट होती है, तो उनकी शुरुआत बच्चे आपका यहीं से होती है। उत्तर प्रदेश में जो है आपकी जो मंदिर जैसे कि आपका दशावतार टेम्पल है, ठीक है, तो सारी की सारी जो है इसी टाइम पीरियड पे आपके बनना स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये आपको बच्चे याद रखना है कि ये जो तीनों मेन डायनेस्टी रही, आपका मौर्य एम्पायर है, कुषाण एम्पायर है और आपका गुप्ता एम्पायर है, तीनों ही इनको हम भारत के इतिहास में भी पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं ना भारत के इतिहास में भी, तो भारत के इतिहास में इनको पढ़ा जाता है। तो इनका भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा काम किया गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चे आपका दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। सल्तनतों का युग अब आपका स्टार्ट हो गया है। दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने, कौन कौन से राजाओं ने जो है किस किस तरीके से उत्तर प्रदेश को तराशा है ना, या फिर क्या क्या चीज जो है उनसे रिलेटेड हमें याद रखनी है। देखो बच्चे, 12वीं सदी के आखिर में मोहम्मद गौरी के द्वारा गढ़वाल वंश को हराने के बाद उत्तर प्रदेश दिल्ली या उसके आसपास से केंद्रित मुस्लिम राजवंशों के एक श्रृंखला के नियंत्रण में जो है आपका आ गया था ना। ये पूरा का पूरा क्षेत्र, दिल्ली की बात करें,
यूपी की बात करें, पूरा ही क्षेत्र जो है आपका मुस्लिम नियंत्रण में आ गया था ना, जब आपका पृथ्वीराज चौहान को हरा करके मोहम्मद गौरी ने जो है आपका यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी बच्चे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले जो है आपका गढ़वाल राजवंश की अगर हम बात करें, जिनको कि मोहम्मद गौरी के द्वारा हराया गया था गढ़वाल राजवंश के बाद 1194 ईस्वी में गौरी से हारने तक उत्तर प्रदेश में शासन करने वाली शक्ति थी। ठीक है, अब आपको थोड़ा ये याद रखना है कि जब 1194 में 1194 में जब बचे आपका पृथ्वीराज चौहान, मतलब कि जो आपके चौहान वंश के राजा थे पृथ्वीराज चौहान जो है आपके, वो गौरी से जब हारे थे, है ना, तो उससे पहले तक यानी कि 1194 तक जो है आपका उत्तर प्रदेश में गढ़वाल राजवंश का जो है आपका शासन रहा। ठीक है, याद रखेंगे 1194 तक, 1194 तक जो है आपका यहाँ पे गढ़वाल वंश का रूल रहा। उसके बाद में जो है आपका जब केंद्र यानी कि दिल्ली में जो है दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश है उनका शासन शुरू हो जाता है। उसमें जो है आपका दिल्ली सल्तनत में आपका गुलाम वंश आता है, आपका खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है। तो जो वंश दिल्ली पे शासन करते हैं उन्हीं के कंट्रोल में जो है आपका उत्तर प्रदेश में रहता है। ठीक है, तो पहले आपका गढ़वाल वंश, उसके बाद में जो है 1194 के बाद जो है आपका यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश है उनके द्वारा रूल करना स्टार्ट हो जाता है। और बीच में बचे आपका एक जगह आता है शर्की सल्तनत, इसको भी आपको याद रखना है। शर्की सल्तनत जो है तुगलकों के बाद, कब? तुगलकों के बाद जो है जौनपुर राज्य में जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में यहाँ पे शासन किया जाता है। ठीक है, जौनपुर को इन्होंने जो है अपना कैपिटल के रूप में भी आपका डेवलप किया। ठीक है, और कम से कम जो है 1 सदी तक, ठीक है, 1 सदी तक इनका यहाँ पे रूल चला बच्चे। ठीक है, तो ये बीच में आता है आपका जब दिल्ली में जो है तुगलकों का रूल चल रहा है। ठीक है, तुगलकों को जो है आपका यहाँ पे शासन चल रहा है। जैसे ही बच्चे आपके तुगलक यहाँ पे समाप्त होते हैं उसी दौरान जो है आपका उत्तर प्रदेश में मेन जो जौनपुर वाला क्षेत्र है यहाँ पे जो है आपका शर्की सल्तनत शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा। पहले जो है आपका गढ़वाल डायनेस्टी, उसके बाद में जो है आपके दिल्ली सल्तनत के जो आपके सारे के सारे आते हैं तुगलक। ठीक है, और तुगलकों का जैसे ही आपका समापन होता है उसके बाद में जो है आपका शर्की सल्तनत आता है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका बच्चे स्टार्ट होता है लोधी वंश, जो कि दिल्ली में भी आपका रूल करता है। ठीक है, तो लोधी वंश जो है 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा को जो है आपका उपराजधानी का दर्जा दिया गया। और भविष्य में जो है इसके महत्व का मतलब एक तरीके से आगरा को जो है इन्होंने एक सेंटर बनाया। ठीक है, तो आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के आगरा को जो है पहली बार सेंटर के रूप में स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया? तो लोधी वंश के द्वारा किया गया, है ना। फिर धीरे धीरे आप अगर देखेंगे तो आगरा की इंपॉर्टेंस जो है फिर वो मुगलों के काल में भी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो जो इंपॉर्टेंस आपकी शुरू होती है ना वो होती है सिकंदर लोधी के। सिकंदर लोधी ने ही बच्चे आपका ये आगरा शहर बसाया था। ठीक है, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग टाइम पीरियड पे इन राजवंशों के द्वारा रूल किया गया। ठीक है, ये बच्चे हमें याद रखना है। ठीक है, वन सेकेंड। चलिए, तो ये जो है आपको डायनेस्टीज याद रखनी है यहाँ से। ठीक है, अब बच्चे आपका हम एंटर करते हैं लोधियों के बाद में, लोधी वंश के बाद में पूरे भारतवर्ष में ही जो है आपका एक नई कह सकते हैं कि नई सत्ता की शुरुआत हुई थी, जिसे हम कहते हैं मुगल डायनेस्टी। ठीक है, मुगल काल की जो है शुरुआत होती है और वो जो है आपका ऑब्वियस सी बात है भारत में हो रही तो यूपी में भी होगी। ठीक है, आपका एरा आपको याद रखना है, ईयर आपको याद रखना है 1526। 1526 में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा करके एक नए साम्राज्य की नींव डाली जाती है, जिसे हम मुगल साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, जिसने कि 200 से ज्यादा सालों तक उपमहाद्वीप पर यानी कि भारत पर जो है आपका शासन किया, रूल किया। और उसी में जो है बच्चे आपका उत्तर प्रदेश में भी ये रूल करते हैं। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के कौन कौन से राजाओं का संबंध यूपी से रहा है ना, उनका लिंक क्या रहा यूपी के साथ में। तो सबसे पहले आपको शहर दिख रहा है, ये जो है बच्चे आपका
किला है आपका, है ना, ये जो है आपका अकबर के द्वारा बसाया गया जो फतेहपुर सीकरी था। याद रखना बच्चे, अकबर का टाइम पीरियड आपका 1556 से लेकर के 1605 तक रहा और इन्होंने यूपी को जो है आपका फतेहपुर सीकरी, है ना, फतेहपुर सीकरी जो है एक नई राजधानी भी बनाया, नया शहर भी जो है इसके द्वारा बनाया गया। यहाँ पे इलाहाबाद में रणनीतिक किला जो है इसने बनाया। इन्होंने मिलीजुली संस्कृति को बढ़ावा दिया, अपने दरबार में सभी बैकग्राउंड के एक्सपर्ट को जो है इन्होंने नियुक्त किया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बसाया गया, अकबर के द्वारा जो है आपका बनाया गया यहाँ पे शहर था। ठीक है, इलाहाबाद में जो है आपका रणनीतिक किला भी बनाया अकबर ने। ठीक है, तो ये जो है आपका अकबर के साथ में रिलेशन रहा यूपी का। उसके बाद में बच्चे आपका आता है शाहजहां। शाहजहां के साथ में जो रिलेशन रहा यूपी का वो आज भी हमें दिखता है। ठीक है, दुनिया के जो है 8 अजूबों में से एक है ताजमहल। तो शाहजहां का टाइम पीरियड रहा 1628 से लेकर के 1658 तक। इसने आगरा में जो है ताजमहल बनाया जो कि अपनी बीवी के लिए डेडिकेटेड था ना। दुनिया की सबसे बेहतरीन वास्तुकला का नमूना है। आगरा और दिल्ली में कई दूसरी महत्वपूर्ण इमारतें आप लोगों को पता है शाहजहां के द्वारा बनाई गई, लाल किला उनमें से एक है ना। अगर हम बात करें तो सल्तनत के इक्तदारी सिस्टम से लेकर के मुगल प्रशासन तक यूपी उत्तरी भारत की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना रहा। तो शुरुआत बच्चे यहीं से होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था यूपी के इंट्रो में कि यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है वो हमारे देश के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए, आप जो है रणनीतिक दृष्टिकोण से देखिए, आप जो है इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखिए, इंपॉर्टेंट है ना। तो वो जो इंपॉर्टेंस आपकी शुरू होती है ना बच्चे, वो यहीं से होती है ना। हर डायनेस्टी में अगर आप देखेंगे तो हर टाइम पीरियड पे किसी भी टाइम पीरियड पर आप उठा के देखिए तो यूपी की इंपॉर्टेंस जो है आपकी कम नहीं हुई है ना। हर एक सम्राट ने, हर एक शासक ने जो है यूपी को अलग अलग तरीके से जो है डेवलप किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा बच्चे हम मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाते हैं। जब आपका मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों में जो है आपका फिर धीरे धीरे मुगलों का शासन था वो बहुत बड़ा था, बहुत फैला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो है आपका वो सिर्फ दिल्ली तक सिमट गया। तो आसपास जो है आपकी फिर बाकी डायनेस्टीज वहां पे स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद में जो है आपका ब्रिटिश एरा आता है, जबकि ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है आपको यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और उसी दौरान जो है आपका एक 1857 की क्रांति जो होती है बच्चे, जो कि पहला रिवोल्ट है। ठीक है, 1857 का जो रिवोल्ट होता है, जो कि पहला विद्रोह रहता है भारत में, उसका जो एपिसेंटर था वो भी उत्तर प्रदेश ही था। ठीक है, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो याद रखना है इसको याद रखना है कि 1857 का जो महान विद्रोह हुआ था बच्चे, वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है इसे। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में बच्चे इसकी शुरुआत हुई थी, इसे हमें याद रखना है। उसके बाद कौन कौन से ऐसे लीडर रहे जिन्होंने कि 1857 के विद्रोह को यूपी से, उत्तर प्रदेश से लीड किया और कहां से इन्होंने लीड किया, तो इसके बारे में भी जो है आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, यह विद्रोह जो है आपका बहुत तेजी से फैला, लेकिन फिर ये आपका लिमिटेड जगहों में ही फैला और सबसे ज्यादा जो है आपका यहाँ पे जो लीडर रहे, उत्तर प्रदेश के लीडर रहे, है ना, यूपी के जो अलग अलग शासक थे, शासिका थी, उन्होंने जो है आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया 1857 की क्रांति में। ठीक है, अब थोड़ा इनका नाम हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बच्चे आपका बेगम हजरत महल है, इन्होंने जो है आपका लखनऊ से, आपका मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, फैजाबाद या फिर अवध से, आपका बख्त खां या आपके बरेली दिल्ली से। ठीक है, बरेली और दिल्ली मतलब दिल्ली में आपके उस समय मुगल वंश का शासन था, लेकिन वहां पे जो है आपका जो शासक थे बहुत ही बूढ़े हो गए थे, तो उनको जो है आपका एक तरीके से लीड किया गया इस रिवोल्ट को बख्त खान के द्वारा। फिर आपका गजाधर सिंह आते हैं, गजाधर सिंह जो है आपके गोरखपुर से, आपका शाहमाल आते हैं आपके बागपत से, आपके तुफजल हसन खान ये आते हैं बच्चे आपके फर्रुखाबाद से, और महमूद खान जो है आपके आते हैं, मोहम्मद खान आते हैं आपके बिजनौर से। ठीक है, कानपुर से आपके नाना साहेब और तात्या टोपे के द्वारा इसे लीड किया गया, और झांसी से जो है आपका रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इसे लीड किया गया। ठीक है, तो 1857 का जो रिवोल्ट रहा, वहां पे जो मेन पर्सनालिटी रही बच्चे, सबसे ज्यादा जो लोग रहे जिन्होंने कि इस विद्रोह में हिस्सा लिया, वो उत्तर प्रदेश के ही थे, और वो मैंने आपको नाम बता दिया है। इंपॉर्टेंट लीडर्स को याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सी जगह से किसने लीड किया है वो आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की। ठीक है, मतलब कि जिसे हम गांधीयन एरा भी कहते हैं, जब गांधी जी के द्वारा अलग अलग आंदोलन यहाँ पे चलाए गए, तो क्या क्या जो है उसमें आपकी इंपॉर्टेंस रही थी। सबसे पहले बच्चे आपका अगर हम बात करें तो प्रशासनिक विकास,
1902 में उत्तर प्रदेश जो है आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है उनका नाम जो है आपका क्या कर दिया गया, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जो है आपका कर दिया गया। तो ये जो यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, इसका जो नाम आता है ना बच्चे, ये सबसे पहले जो है आपका 1902 में ही आता है, ये आपको याद रखना है। 1902 में ही जो आगरा वाला, जो अवध वाला जो आपका क्षेत्र है, उनको मिला करके, उसको जो है कंबाइन करके क्या कर दिया जाता है, संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया जाता है। फिर 1920 में बचे आपका प्रांतीय राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ जो है आपके स्थानांतरित कर दी गई और हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही जो है आपका रहा, ठीक है। तो और इसकी जो एक बेंच थी वो आपकी लखनऊ में हो गई, ठीक है। तो 1920 में आपका ये चेंज किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि संयुक्त प्रांत से कब किया गया, उसके बाद में जो है आपकी जो इलाहाबाद जो पहली राजधानी थी वो जो है आपकी शिफ्ट हो गई लखनऊ, ठीक है। तो ये शिफ्ट जो आपका हुआ है कैपिटल में वो हुआ है आपका 1920 में। 1920 में बच्चे आपका यहाँ पे जो है आपका ये कैपिटल शिफ्ट हो जाती है। और उस दौरान अगर हम देखें ना बच्चे, तो इस तरीके से संयुक्त प्रांत भी जब हम देखेंगे, यूनाइटेड प्रोविंस आज हम यूपी कहते हैं ना, बाद में तो आजादी के बाद में जो है इसे उत्तर प्रदेश कर दिया गया, लेकिन जो यूपी आपका इनिशियल आ रहे हैं ये यूनाइटेड प्रोविंस के हैं। तो ये ब्रिटिशर्स के दौर में भी यूपी ही था, ठीक है। तो यूपी की अगर हम बात करें तो इस तरीके से बच्चे इसके रीजन है। अगर आप देखें, ये अपर दोआब है, यहाँ पे आपका कुमाऊं आता है, बाद में उत्तराखंड ये आपका अलग हो गया, रोहिलखंड आता है, यहाँ पे आपका लोअर दोआब आता है, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे आपके ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपका अवध है ना। तो इस तरीके से जो है आपका उत्तर प्रदेश उस दौर में हम इस तरीके से देखते थे उत्तर प्रदेश को, ठीक है। फिर धीरे 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 जो है आपके चेंजेस हुए, अलग अलग नाम जो है हमने इन जगहों को दिए और तब जो है आपका क्या बना, यूनाइटेड प्रोविंस बना आपका 1902 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, तो उत्तर प्रदेश का आज का जो स्टेट है ना, आज जो हम राज्य देखते हैं ना, ये आपका 1947 में 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस दौरान जो है आपका 24 जनवरी 1950 1947 में, पहले याद रखना कि संयुक्त प्रांत नए आजाद भारत की एक प्रमुख प्रशासनिक इकाई जो है आपका बन गया। 24 जनवरी 1950 को राज्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ये जो है आपको उत्तर प्रदेश का जो आप लोगों को पूछा जाएगा कि नाम कब बदला गया, ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको याद रखना है बच्चे कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, जो कि आज तक उत्तर प्रदेश ही है। लेकिन बीच में जो है आपका एक ईयर आता है 2000 का, ठीक है, जब जो है बच्चे यूपी जो है आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चे कि जब इसका गठन होता है तो उसके बाद जो है लखनऊ, हमने अभी देखा नक्शे में कि एक क्षेत्र है आपका उत्तराखंड का, सॉरी उत्तर प्रदेश का, जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है, आज का उत्तराखंड जिसे हम कहते हैं, तो उनके लिए जो है राजधानी लखनऊ बहुत ही दूर थी, ठीक है। तो बहुत, और दूसरा जो है उनके जो प्रॉब्लम्स थी वो अलग थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो है आपका हिमालयन स्टेट है ना, पूरा पूरा जो है आपका पहाड़ी क्षेत्र है। तो उनकी मांगे जो है आपकी बढ़ने लगी, है ना, किसके लिए मांगे बढ़ने लगी, अलग जो है स्टेट बनाने के लिए, ठीक है, अलग अलग जो है अलग राज्य बनाने की उनकी मांगे बढ़ने लगी। 1990 के दशक तक एक अलग राज्य की मांगे तेज हो गई, जिसके कारण बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। और 1994 में मुजफ्फरनगर में एक हिंसक घटना हुई और उसके बाद तो जो है आपको क्या हो गया कि अब तो रहना ही नहीं है यूपी के साथ में, इस तरीके से जो है बच्चे आपका उत्तराखंड में हो गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उत्तराखंड की जो मांग है वो पहले नहीं थी, जैसे ही आपका यूपी बना था, उत्तर प्रदेश बना था, और 1950 के बाद में ही आपका धीरे 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 जो है आपकी मांगे बढ़ने लग गई थी। लेकिन ये आपको याद रखना है, 1994 में जो मुजफ्फरनगर कांड होता है, जो मुजफ्फरनगर की घटना होती है बच्चे, वहां पे बहुत सारे जो है आपका लोग जो है आपके शहीद हो जाते हैं। उत्तराखंड के लोगों में जो है ना, उत्तराखंड के लोग जो है आपका अपनी मांगों को मनाने के लिए वहां पे जाते हैं, उसमें जो है आपका बहुत सारे लोग क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो ये वाली जो घटना थी, उसके बाद मांगे और तेज हो जाती हैं और फिर जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो उत्तरांचल राज्य है ना, उत्तरांचल राज्य जो है आपका अलग बनाया जाता है। हालांकि आज जो है हम इसे उत्तरांचल नहीं कहते हैं, क्योंकि इसका नाम जो है 2007 में बदल दिया गया और इसे जो है आपका उत्तराखंड नाम दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि यूपी का जो डिवीजन है ना, जो आपका डिवीजन होता है उत्तर प्रदेश का, वो होता है आपका 9 नवंबर 2000 में, जब उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को अलग अलग स्टेट बना दिया जाता है। उससे पहले वो आपका उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा रहता है बच्चे, ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही जिनका संबंध जो है आपका डायरेक्टली उत्तर प्रदेश से रहा, ठीक है। अब इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कैसे है, ये बच्चे हम यूपी को जब हम पढ़ते हैं
तो उत्तर प्रदेश के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उत्तर प्रदेश के महान व्यक्तित्व। अभी तो जो लोग मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, जिनकी तस्वीर दिखाई है, ये तो है लेकिन हिस्टोरिक पर्सन है। बहुत सारे जो है उत्तर प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको हमें देखना है, चाहे वो आपका राजनीति से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका जो है इकोनॉमिस्ट हो, है ना। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उत्तर प्रदेश को बनाने में, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया है, उनके लिए आपके लिए एक अलग से सेशन आएगा, ठीक है। तो यहीं से उसे हम शुरुआत करेंगे, उत्तर प्रदेश के जो महान व्यक्तित्व है ना, उत्तर प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और वो किस क्षेत्र में जो है आपकी इंपॉर्टेंट रही, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया उत्तर प्रदेश के लिए, उनसे भी जो है आपका क्वेश्चन आता है, तो वो टॉपिक भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यूपी की हिस्ट्री को बच्चे आपका एक, मैं कहूंगी एक आसान तरीके से समझने के लिए, है ना, तो एक आपको एक रॉ आइडिया आ गया होगा कि किस किस तरीके से जो है आपका उत्तर प्रदेश पे शासन किया, किस किसने कौन से समयकाल में जो है कौन से डायनेस्टी के द्वारा शासन किया गया। अब जब हम थोड़ा सा और इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उत्तर प्रदेश में जो टॉपिक, जैसे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, कौन कौन सी घटनाएं रही जो कि आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इसीलिए जो है पूरे इतिहास को आपको नहीं पढ़ाया जा सकता है ना। इतिहास के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि इंपॉर्टेंट है यूपी की हिस्ट्री में, उनको जो है आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। तो एक जो है आपको एक ग्लांस जो है मैंने आपको दिया है कि आपको एक याद रहे, चीजें जो है आपस में रिलेट रहे कि इस टाइम पीरियड पे जो है आपका ये हुआ था, है ना। अलग अलग टाइम पीरियड पे जो है अलग अलग शासक यहाँ पे आए, उसके बाद में जो है आपका फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के द्वारा जो है आपका क्या किया गया, उसके बाद में जो है आपका फिर 1947 में जब देश आजाद हो गया, तो उसके बाद में जो है आज का जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो बच्चे आपका बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे अगर आप यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स अगर आप हैं, है ना, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, जिसमें कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही पोर्शन आपको प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं। अगर आप मैकेनिकल के नहीं हैं और आपको सिर्फ अगर नॉन टेक पढ़ना है बच्चे, ठीक है, सिर्फ अगर आपको नॉन टेक पढ़ना है, तो सिर्फ नॉन टेक के लिए भी आपके लिए ऑप्शन क्रिएट किया गया है, जो कि आपका यूपीपीएससी नॉन टेक्निकल बैच है, जिसमें कि आपका हिंदी और दूसरा आपका जीएस यानी कि जर्नल स्टडीज आपके लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बच्चे आप लोग देखें कि दोनों ही ऑप्शन आपके लिए क्रिएट किए गए हैं। और उसके अलावा अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी जो है आपके सामने समस्या आती है, ठीक है, तो ये बच्चे आपका टेलीग्राम चैनल है, इसे जो है आप लोग स्कैन कर लें यहाँ से, और इसके जैसे स्कैन करेंगे आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे, जहां पे आप अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ में डायरेक्टली जो है आपका शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश को हम इस तरीके से कवर करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बच्चे आपका मैंडेटली क्वेश्चन आएगा किसी शिफ्ट में। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि किसी के पास में 2 आ सकते हैं, किसी के पास में 1 आ सकता है, किसी के पास में 3 भी आ सकते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या करना है कि नंबर ये नहीं देखना है कि कितने नंबर का है, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चे, है ना। तो अगर हम पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो कोई आपका नुकसान नहीं है, ठीक है। आप जानेंगे और एग्जाम भी आपके यूपीपीएससी के आते हैं, उनके लिए, उनमें भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और जुड़े रहिए मेकडीजी के साथ में। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की आपकी टेक्निकल की क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है, वो क्लासेस भी आप लोग देखिए, नॉन टेक्निकल की भी आपकी चल रही हैं, ठीक है। चलिए फिर बच्चे मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने खूब सारे ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।